हेलो एवरीवन। आज हम आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स में जितनी भी स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम आई थी उन्हें आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे सामने प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं। लेट अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 बी टू इंडिपेंडेंट अनबायस्ड एस्टिमेटर्स ऑफ द पैरामीटर अल्फ़ा विद स्टैंडर्ड एरर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 रिस्पेक्टिवली, विद सिग्मा 1 इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2। सो वी हैव टू फाइंड द लीनियर कॉम्बिनेशन। हमें जो है लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है अल्फ़ा 1 बार अल्फ़ा 2 का जो अनबायस्ड एस्टिमेटर हो अल्फ़ा का विथ मिनिमम वेरिएंस। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास दो कोफिशिएंट्स हैं ए और बी, ठीक है। जो सपोज दैट टी इज़ द एस्टिमेटर, टी एक एस्टिमेटर है जो कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है ए अल्फ़ा 1 बार प्लस बी अल्फ़ा 2 बार। अब हमें ए और बी की ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है जिससे जो एस्टिमेटर जो हमने यहाँ पे लिया है इसका वेरिएंस मिनिमम हो, इसका जो वेरिएंस हो वो मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मान लो कि अब मैं इसे थोड़े जनरलाइज तरीके से करूँगा ताकि आप बाकी, अभी तो इसमें रो ज़ीरो माना गया है लेकिन बाकी उनमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, बाकी जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए उनमें कन्फ्यूजन ना हो, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा जनरलाइज मेथड से बताऊंगा। तो मान लीजिए अभी हमें क्या पता है कि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए एटी की वो अल्फ़ा होनी चाहिए, सिंस टी इज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, है ना। तो ई टी इक्वल्स टू ई अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2। सो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी के अनुसार ही ए और बी क्योंकि कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएंगे, तो ए ई अल्फ़ा 1 प्लस बी ई अल्फ़ा 2। तो अल्फ़ा 1 बार एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फ़ा 2 भी अल्फ़ा है, तो ए प्लस बी अल्फ़ा। सो टी अब क्या हो, हम ये भी जानते हैं कि ई टी इक्वल्स टू अल्फ़ा है, सो ए प्लस बी अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा होना चाहिए, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन। अब आ जाते हैं वेरिएंस ऑफ टी पे। तो वेरिएंस की जो प्रॉपर्टी है वो हम जानते हैं कि वेरिएंस ए एक्स प्लस बी वाई होता है ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस वाई प्लस 2ab कोवेरिएंस एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसे खोलेंगे वेरिएंस ऑफ ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 को, तो क्या आएगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ अल्फ़ा 2। अब हमने रो जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट माना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट माना है। और हम एक बात जानते हैं कि रो जो होता है वो क्या होता है, कोवेरिएंस अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो अगर हम यहाँ पे इसे करें तो क्या आएगा कोवेरिएंस की वैल्यू, रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो हमने यहाँ पे लगाई है 2ab रो a1 a2, और ab आया कहाँ से, जो हम वेरिएंस को जनरली एक्सपेंड करते हैं उससे। तो मिनिमम वेरिएंस के लिए क्या होना चाहिए, डेल वी अपॉन डेल ए इक्वल्स टू 0 और डेल वी अपॉन डेल बी इक्वल्स टू 0। पार्शियली जब हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 0 आना चाहिए। तो 2a रो 1 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वेरिएंस ऑफ अल्फ़ा 1 है सिग्मा 1 स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ अल्फ़ा 2 है सिग्मा 2 स्क्वायर, ओके। तो 2a सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 2b, अब यहाँ पे तो a की कोई वैल्यू नहीं है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे a की एक वैल्यू है तो क्या आ जाएगा 2a सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 2b रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली फॉर डेल बी, यहाँ पे b की कोई वैल्यू नहीं है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे 2b और यहाँ पे 2b है तो यहाँ पे बचेगा 2a। सो 2b सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2a सिग्मा रो इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से करेंगे तो आपके पास क्या आता है, a सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल्स टू b सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब इसे यहाँ ले आइए, a अपॉन रो 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल्स टू b सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। बस ये वाला यहाँ गया है और ये वाला यहाँ गया है, ठीक है। अब ये इक्वल्स टू a अपॉन दिस इक्वल्स टू b अपॉन दिस इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब ये कैसा है ये देखिए, मान लीजिए x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 है और ये मान लीजिए दोनों k के बराबर है, तो x1 इक्वल्स टू k y1 और x2 इक्वल्स टू k y2।
तो हम यहाँ से क्या, अब अगर हम x1 इन दोनों को ऐड करें, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू k y1 प्लस y2, सो x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस y2 इक्वल्स टू k। तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस y2। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करी है। तो अब आप देख सकते हैं, अब हम जानते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, जो यहाँ पे हमने निकाला था a प्लस बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1 आ गया। तो एक एक बार दोनों को यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो a अपॉन सिग्मा टू स्क्वायर माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे अगर आप इसे यहाँ पे ले आइए तो क्या आ जाता है, a इक्वल्स टू रो टू स्क्वायर माइनस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। सेम b के केस में क्या आएगा, रो 1 स्क्वायर माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, देखिए इंडिपेंडेंट अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब इंडिपेंडेंट का केस क्या होता है, ई एक्स वाई इक्वल्स टू ई एक्स ई वाई। और सो कोवेरियंस इसमें क्या होता है, कोवेरियंस क्या होता है, कोवेरियंस इक्वल्स टू ई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो हम यहाँ पे जानते हैं ये दोनों इक्वल है तो ये जीरो हो जाएगा, तो कोवेरियंस जीरो तो रो भी ज़ीरो। सो रो ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रो ज़ीरो, यहाँ पे रो ज़ीरो, तो क्या आ गया, a इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, b क्या आ गया, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर। तो जो आपका आंसर है, आपका आंसर डी ठीक होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट x बी अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल इन 0 to b, ठीक है। तो 0 से b पे x एक यूनिफॉर्मली रैंडम वेरिएबल है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, 1 अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। इफ़ द क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस, अब हम क्या मान के चलें कि b इक्वल्स टू 2 है, b इक्वल्स टू 2 है और a इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फंक्शन ऑफ x क्या होना चाहिए, 1 अपॉन 2। तो x की वैल्यू अगर 0 से 2 तक जा रही है तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, ये 1 अपॉन 2 तक जाना चाहिए। अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस h सच दैट b नॉट इक्वल्स टू 2 इज x लेस देन इक्वल्स टू 0 और x इज ग्रेटर देन 1.9। तो 0 से 0.1 और 1.9 से 2 इसका क्रिटिकल रीजन हमें दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, टाइप 1 एरर। अब हम टाइप 1 एरर के लिए जानते हैं, टाइप 1 एरर निकालने का क्या तरीका होता है कि जो क्रिटिकल रीजन के पीछे ये जितना भी क्रिटिकल रीजन होता है, ये जितना भी एरिया है, ये प्लस ये, अगर आपने ये अक्सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ा होगा, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो थोड़ा आसान होता है। उसमें क्या होता है, इस हिसाब से आपका बेल कर्व आता है, बेल कर्व में ये वाला जो होता है, ये वाला पीछे का क्रिटिकल रीजन होता है। 1 टेल टेस्ट 2 टेल टेस्ट के अनुसार आप एरिया निकालते हैं जितना भी टाइप 1 एरर में आता है। अब यहाँ पे आपको जो क्रिटिकल रीजन दे रखा है वो 0 से 0.1 और 1.9 से 2 दे रखा है। तो अब हमें पता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन बी माइनस है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए b इक्वल्स टू 2 है। तो अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है 1 अपॉन 2, ब्रेड्थ कितना है 0.1, सेम टू सेम यहाँ पे 2 माइनस 1.9 इसका ब्रेड्थ हो गया और लेंथ क्या हो गया 1/2। तो 1/2 इंटू 0.1 यहाँ का प्लस 2 माइनस 1.9। अब क्योंकि दोनों की हाइट एक ही है 1/2, दोनों की लेंथ एक ही है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वही यहाँ पे लगा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 1/2 इंटू 0.1 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0.2, तो आपका आंसर आता है 0.1। तो सही आंसर यहाँ पे है डी 0.1। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं पूरा MLE तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पर फिर भी एक छोटा सा आपको वो दे देता हूँ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि मान लीजिए कोई भी आपने किसी एक पॉपुलेशन से x1, x2, x3, xn का एक सैंपल निकाला है। अब हम इस सैंपल को पॉपुलेशन का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हम एज्यूम करके चलते हैं, जिसमें हम ये मानते हैं इंडिपेंडेंटली लिए गए हैं, ये इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं। तो इसमें जब भी आप x1 लेंगे तो ये
पॉपुलेशन के उसको रिप्रेजेंट करेगा, x1 हो x2 हो, और ये सब इंडिपेंडेंट है, तो जो भी मैक्सिमम लाइक्लीहुड में आएगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड में हम अक्सर fn, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट एस्टिमेटर्स जो होते हैं, इंडिपेंडेंट एस्टिमेटर्स में जो प्रोबेबिलिटी का जो आपका वो होता है, अभी जैसे हमने पढ़ा ई एक्स वाई इक्वल्स टू ई एक्स ई वाई होता है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी के उसी रूल के आधार पे हम जो सैंपल यहाँ पे लेते हैं, तो हम एम एल ई लेते हैं, इसमें जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन इनका आता है वो सिंपली एफ एक्स एक्स वन थीटा इंटू एफ एक्स एक्स टू थीटा अप टू एफ एक्स एक्स एन थीटा। अब चूंकि ये सब पॉपुलेशन को सेम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो इसका आ जाता है एफ एक्स एन एक्स थीटा। तो यही इनका जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो जाता है, जिसे हम पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इसके लॉग को लेके। अब लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, देखिए ये जो प्रोसीजर है, ये वाला जो प्रोसीजर है, ये दो मामलों में फेल होता है। पहला, जब एग्जिस्ट ना करता हो। दूसरा, जब पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। जब इसकी जो वैल्यू है, ये जो नेट वैल्यू आएगी, उसका जो एस्टिमेशन होगा वो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पे ए टू बी है, अगर वो बी और ए पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वाला मेथड आप नहीं लगा सकते, ये वाला मेथड फेल हो जाएगा। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में यही होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने एल को लिया है 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा है, मान लीजिए ये बी माइनस ए ले लिया है, एक मिनट सॉरी, थोड़ा से ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। बी माइनस ए, अब एन की जगह यहाँ पे क्या आएगा 5, क्यों? क्योंकि हमने सैंपल कितने लिए, 1 2 3 4 5 सैंपल्स लिए हैं। तो यहाँ पे लॉग एल क्या आ जाता है आपका 5, सॉरी लॉग एल इक्वल्स टू 5 लॉग बी माइनस ए। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा, यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं ए के टर्म्स में करता हूँ ए, और यहाँ पे भी मान लीजिए b माइनस ए आ जाता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि b माइनस ए को इन्फिनिटी होना पड़ेगा। ये मैंने बीटा अल्फ़ा, थोड़ी आदत है मेरी इसमें एस्टिमेट्स में लेने की, इस वजह से आ रखा है। तो b माइनस ए इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो आप एक बात देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये पैरामीटर पे, इस जो पैरामीटर है इस पर डिपेंड कर रही है। तो ये यहाँ पे प्रोसीजर वो नहीं होगा। अब हम इस केस में क्या करते हैं, जिस केस में हम ये वाला एमएलई के लिए ये वाला प्रोसीजर ना लगा सके, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेते हैं। हम ये मेक श्योर करते हैं 1 अपॉन बी माइनस ए मिनिमम हो। अब मिनिमम के लिए क्या होगा, बी माइनस ए को मैक्सिमम होना पड़ेगा, बी माइनस ए का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होना पड़ेगा। बी माइनस ए के डिफरेंस को मैक्सिमम होने का सबसे बढ़िया क्या तरीका है, जैसे मान लीजिए क्या जनरल तरीका है, अल्फ़ा x1 x2 xn। अब जो मान लीजिए मैंने सैंपल लिया है, उसे असेंडिंग ऑर्डर में जब मैं वो करता हूँ, मान लीजिए x1 इज़ लेस देन x2 इज़ लेस देन x3 xn है, और मान लीजिए b तक जा रहा है, तो ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिया है। तो जो अल्फ़ा होगा, उस जो सबसे छोटी वैल्यू आपके सैंपल में ली है, आप उसे उसके इक्वल रखिए, और जो b है, बीटा जो आप ले रहे हैं, वो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसके इक्वल रख दीजिए। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0.8 है। तो a की जो वैल्यू होगी वो 0.8, और b की जो वैल्यू सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 20.2। तो b की आप वैल्यू रखेंगे 20.2। ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, जब आप पूरे सैंपल को असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू a के लिए और सबसे बड़ी वैल्यू b के लिए कर लीजिए। इससे आपका जो b माइनस है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और 1/b माइनस है वो मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ जो सही आंसर है वो होगा a इक्वल्स टू 0.8 और b इक्वल्स टू 20.2। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लेट x एंड y बी 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। अब ध्यान रखिएगा 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विद क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो जो इसका CDF आपको दे रखा है, अब CDF क्या होता है, CDF fx इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू x, ये होता है CDF, ठीक है। ये होती है CDF की बेसिक डेफिनेशन। तो इसमें आपको दो फंक्शंस दे रखे हैं। फंक्शन पहला है 1 माइनस 3/4 टू द पावर x, और एक है gy 1 माइनस 2/3 टू द पावर y। तो आपके सामने है कि z एक नया रैंडम वेरिएबल है जो मिनिमम ऑफ x y है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि z जो है वो ग्रेटर देन 6 है। अब देखिए
probability of z greater than equals to 6 that is equals to probability of minimum of x and y greater than equals to 6. अब इसमें जो मिनिमम है, इसमें जो हम मिनिमम दोनों में लेंगे, दोनों के दोनों 6 से बड़े होने चाहिए, राइट क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने मिनिमम जो है वो लेस देन 6 हो गया, आपको वो वहाँ पे लेना पड़ेगा, तो वो प्रोबेबिलिटी काउंट नहीं होगी, तो आपको दोनों में एंड यहाँ पे एंड का वो लगाना पड़ेगा, दैट इज इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा, पी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6 इंटरसेक्शन पी वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6. अब देखिए ये दोनों हमें इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, तो इंडिपेंडेंट के लिए हम जानते हैं पी एक्स वाई, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू क्या होता है, पी एक्स पी वाई. जो हम यहाँ पे करेंगे तो पी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6 पी वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6. अब इसमें क्या है 1 माइनस, अब हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6 और सेम टू सेम यहाँ पे 1 माइनस पी वाई लेस देन इक्वल्स टू 6. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, x 1 2 3 सिर्फ इंटीजर के लिए डिफाइन है, y भी 1 2 3 4 5 सिर्फ इंटीजर्स के लिए डिफाइन है. तो x लेस देन 6 को हम लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल्स टू 5. अब यहाँ पे हमने 5 इक्वल्स टू क्यों करा, क्योंकि जो बेसिक डेफिनेशन है वो CDF की वो लेस देन इक्वल्स टू पे आती है, स्ट्रिक्टली लेस देन पे नहीं आती है, इसलिए हमें यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 5 करना पड़ा और यहाँ पे y लेस देन इक्वल्स टू 5. चूँकि सारा इंटीजर्स में दे रखा है तो हमें इसमें कोई खासा दिक्कत होगी भी नहीं. तो 1 माइनस 3 बाय, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 5 यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ से देखिए 1 माइनस 3 बाय 4 टू द पावर 5, और चूँकि हम 1 माइनस पी एक्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5 निकाल रहे हैं, वो कितना हो गया 1 माइनस 3 बाय 4 इज टू द पावर 5. तो ये टोटल क्या आ गया 3 बाय 4 टू द पावर 5. सेम टू सेम इस चीज़ के लिए भी, तो 1 माइनस पी वाई लेस देन इक्वल्स टू 5 क्या होगा आपका 2 बाय 3 टू द पावर 5. तो यहाँ पे सेम टू सेम हमने वही चीज़ करी है, 1 माइनस पी एक्स टू द पावर 5, यहाँ पे पी एक्स टू द पावर लेस देन इक्वल्स टू 5 की हमने वैल्यू रख दी डायरेक्ट जो CDF है, और यहाँ पे भी हमने CDF रखा है, तो 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, तो 3 बाय 4 टू द पावर 5 इंटू 2/3 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 5, क्योंकि यहाँ पे 4 से 2 कटा तो आपका आ जाता है 1/32. तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा B 1/32. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लेट x एंड y बी टू रैंडम वेरिएबल्स विद द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. तो आपको ये डेंसिटी फंक्शन दे रखा है और आपको ये कंडीशन दे रखी है, y जो है वो रूट x से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, और x रूट x कहाँ तक जा रहा है 1 तक जा रहा है. अब हमें क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड सच दैट x इज इक्वल्स टू 2/3. अब इस चीज़ के लिए इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसके निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकालने का सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो इसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन से हम मार्जिनल फंक्शन निकालेंगे x का, x वेरिएबल का, तो वो कैसे निकलेगा, तो जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसे dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. अब y कहाँ तक जा रहा है 0 से रूट x तक, तो 0 से रूट x हमने लिमिट्स डाली, तो यहाँ पे जो हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे उसका क्या वैल्यू आएगी 6xy dy 0 टू रूट x. तो यहाँ पे dy से हो रहा है तो dy y²/2, वो यहाँ पे 6xy 2 से 6 3 कटा, सेम टू सेम, और 0 से रूट x यहाँ पे आपकी वैल्यू हमने लिमिट में दी, तो क्या आ गया आपका यहाँ पे 3x², क्योंकि एक x ये वाला और y² पे जो रूट x आएगा उससे x टू द पावर 1/2 इंटू 2 कटेगा, तो x इंटू x² अब जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन x, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y गिवन x क्या होगा आपका xy अपॉन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू डाली 6xy, तो 6xy अपॉन 3x², तो ये क्या होगा x कटा 3 से 6 कटा 2, तो 2y अपॉन x जो आपका यहाँ आया 2y अपॉन x. अब हमें क्या निकालना है, पी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 अप टू 2/3. अब हमें पता है कि x की वैल्यू 2/3 है और y जो है वो रूट x तक ही जाएगा, तो मैक्सिमम जो अपर लिमिट आएगी y की वो आएगी रूट 2/3 जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे इसे निकालने के लिए, और लेस देन जो इसकी लोअर लिमिट दे रखी है 1/3 दे रखी है, तो लोअर लिमिट 1/3 अपर लिमिट रूट 2/3 और आपका जो फंक्शन है वो है 2y/x. तो 2y/x को आप जब dy से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने डायरेक्ट 2/3 डाल दी है, और ये वाला 2 से 2 कटा तो 3 ऊपर आ गया, 3 ऊपर यहाँ पे आया, तो y dy की क्या इंटीग्रेशन हुआ y²/2,
ये 1/2 हमने बाहर लिया और वाई स्क्वायर में हमने दोनों वैल्यूज पुट करी, तो 2/3 माइनस 1/3 स्क्वायर, तो 2/3 माइनस 1/9। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो आपका आ जाएगा 5/6। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी 5/6। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, और कोई भी ऐसी दिक्कत हो, अगर आपको लगे कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ आपको लगे कि बताने लायक है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गए, आई गेस एक ही रह गया है क्वेश्चन, इतने ज़्यादा वो नहीं रह गए। सो लेट x बिलोंग, अब हमें यहाँ पे दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस दे रखे हैं, मान लीजिए इसे x1 इसे x2 मान लीजिए, b2 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स। तो μ1 आपको गिवन है 2, μ2 आपको गिवन है 3, और सिग्मा 1 स्क्वायर गिवन है 4, सिग्मा 2 स्क्वायर गिवन है 9। तो आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट गिवन है 0.5। कोरिलेशन कोफिशिएंट मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताया था, रो, यहाँ पे मैंने आपको रो बताया था ना, रो के जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रो बताया था मैंने, ये वाला रो है आपको गिवन है यहाँ पे, रो आपको गिवन है 0.5, ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं कि रो की वैल्यू क्या होती है, कोवेरियंस x1 x2 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2, जो हम यहाँ पे डालेंगे। अब हमें क्योंकि वेरियंस ऑफ x1 प्लस x2 निकालना है, अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा तो आप इसे भी सॉल्व कर देंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, बाद में सोल्यूशन तो है ही आपके पास। सो कोवेरियंस ऑफ x1 x2 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपका हो गया रो। तो हमने यहाँ से कोवेरियंस की वैल्यू निकाल ली, रो इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब हमने वेरियंस ऑफ x1 प्लस x2 डाला, सेम टू सेम फॉर्मूला जो हमने पहले क्वेश्चन में लगाया था, वेरियंस ऑफ x1 प्लस वेरियंस ऑफ x2 प्लस 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। वेरियंस ऑफ x1 क्या हुआ, सिग्मा 1 स्क्वायर, वेरियंस ऑफ x2 क्या हुआ, सिग्मा 2 स्क्वायर। सो 4 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 3 इंटू 2। तो 0.5 क्या होता है 1/2, वो 2 से कटा, तो आपके पास बचता है 6। तो 4 प्लस 9 13 प्लस 6 19। तो इसका जो आंसर आपको आएगा वो आएगा 19। अब लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक छोटे से ही क्वेश्चन में इन्होंने मोमेंट्स का जो μ3 कर्टोसिस और स्क्यूनेस ये भी इसमें आ जाते हैं। हालांकि इन्होंने बहुत आसान क्वेश्चन कर दिया है इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डाल के। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है n0 1, तो आपका जो मीन है वो 0 है और जो आपका वेरिएंस है वो 1 है, ठीक है। तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। दिख रहा है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। सो वेरिएंस ऑफ x, अभी हम जानते हैं कि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया x1 प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 प्लस x4 स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप, वैसे आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मैंने इसे थोड़ा सा बाद में एक्सपेंड किया है ताकि इसे आराम से समझा सकूँ। तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ x3 प्लस x4 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जानते हैं x1 x2 x3 x4 सब इंडिपेंडेंट है, तो ये वाला जो कोवेरिएंस होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि इंडिपेंडेंट के केसेस में क्या होता है, EXY इक्वल्स टू EX EY। तो वहाँ पे जो कोवेरिएंस हो जाता है वो 0 हो जाता है, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया था। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज आती हैं, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ x3 प्लस x4 का होल स्क्वायर। अब देखिए वेरिएंस ऑफ x का एक्सपेक्टेशन फॉर्म में क्या फॉर्मूला है, EX स्क्वायर माइनस EX होल स्क्वायर। सो यहाँ पे EX स्क्वायर और EX का होल स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे ये मीन है। तो मीन जहाँ पे भी आएगा ये समझ जाइए यहाँ पे इसे 0 करना है। क्यों? क्योंकि आपको क्या क्वेश्चन में दे रखा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 होता है, वेरिएंस 1 होता है। तो हमने यहाँ पे भी सेम टू सेम यही करा। तो अब मैंने क्या करा है कि x3 प्लस x4 और x1 प्लस x2 ये सब आइडेंटिकल ही हैं, सब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबका मीन 0 है, सबका वेरिएंस 1 है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 2 इंटू यहाँ पे कर दूँ तो इसका भी वेरिएंस, ये बेसिकली इसका और इसका वेरिएंस सेम ही आएगा। तो अगर आप इसे 2 वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर भी कर देंगे तो कोई ज़्यादा परेशानी इसमें आने वाली नहीं है। तो मैंने यहाँ पे वही करा है, थोड़ा सा काम कम टीडियस होगा, तो यहाँ पे मैंने बस उसकी जगह पे 2 लगा दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर था तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 आ गया क्योंकि इसका स्क्वायर हुआ ना, पूरे का इसका स्क्वायर हुआ। तो x1 प्लस x2 टू द पावर 4 माइनस EX टू द
टू द पावर स्क्वायर, तो यहाँ पे ई एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी टू द पावर 4 क्या आता है आपका, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a b क्यूब सॉरी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब, यही आएगा। तो यहाँ पे 4c2 आ गया आपका 6, 4c1 4 और 4c3 4, ठीक है। तो यही यहाँ पे वही हुआ है 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ ई अल्फा 1 क्यूब ई अल्फा 2। अब आप ये सोच रहे होंगे इन सबको मैंने अलग कैसे किया। अब देखिए सब इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट के केस में होता है ये ई एक्स वाई इक्वल्स टू ई एक्स ई वाई। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, उसे बहुत ज़्यादा ताकि परेशान ना होना पड़े। और हम जानते हैं कि अगर कोई एक्सपेक्टेशन यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाता है, सॉरी ई एक्स, ये भी एक्सपेक्टेशन की एक प्रॉपर्टी होती है। तो उसी प्रॉपर्टी के अनुसार हमने 4 को भी बाहर निकाला है, यहाँ से भी ई टू द पावर, यहाँ से भी उसे बाहर निकाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ई एक्स वन टू द पावर 4 प्लस ई एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 ई अल्फा वन क्यूब ई अल्फा 2 प्लस 4 ई अल्फा 1 ई अल्फा 2 क्यूब प्लस 6 ई अल्फा 1 स्क्वायर एक्स 2 स्क्वायर, सॉरी अल्फा मेरे मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, माइनस ये जो है जब हमने इसे पूरा खोला, ये क्योंकि यहाँ पे अंदर तो इसमें स्क्वायर नहीं है, बाहर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो हम ई एक्स वन प्लस एक्स टू की प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लगाते हैं ई एक्स वन प्लस ई एक्स टू, उसी से हमने इसे खोल दिया है यहाँ पे ई एक्स वन स्क्वायर प्लस ई एक्स टू स्क्वायर। अब चूंकि इसके अंदर जो था जैसे ई एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर था ये, और इसका ये टोटल स्क्वायर था, तो पहले हमने इस एक्स वन प्लस एक्स टू को खोला, ई एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स वन एक्स टू, ठीक है। अब इसका ये पूरे का स्क्वायर था, ये पूरे का स्क्वायर गिवन था यहाँ पे। अब इसे अंदर तो खोल सकते हैं ना आराम से, ई एक्स वन स्क्वायर प्लस ई एक्स टू स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ई नहीं था, पहले मैंने अंदर को पूरा एक्सपेंड किया है, प्लस 2 ई एक्स वन एक्स टू, फिर इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे, वो हम बाद में करेंगे, अभी मैं आपको वो करता हूँ, अभी धीरे धीरे उस पर आएंगे। अब चूंकि मैंने बताया कि ये जो है रैंडम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो ई एक्स वन एक्स टू ई एक्स टू, अब मैंने आपको यहीं पे बताया था कि इस केस में, इन सब के केस में जो सिंगल ई एक्स वन हो वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो मीन है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, तो सबके जो मीन है चाहे वो ई एक्स वन हो, एक्स टू हो, एक्स थ्री हो, एक्स फोर हो, सबका एक्सपेक्टेशन ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे हम आराम से इसे ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसे देखिए, पहले यहाँ पे देखिए ई एक्स वन क्यूब और ई एक्स टू क्यूब। अब आपको कर्टोसिस और स्क्यूनेस का तो फॉर्मूला पता ही होगा। स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला होता है? स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब। अब म्यू थ्री स्क्वायर यहाँ पे मोमेंट है। अब चूंकि यहाँ पे आप देखिए ई एक्स माइनस म्यू क्यूब, क्योंकि यहाँ पे म्यू तो जीरो है, तो ई एक्स क्यूब यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्क्यूनेस होता है, स्क्यूनेस वो होता है जीरो। और कर्टोसिस क्या होता है? कर्टोसिस म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर। कर्टोसिस होता है 3, ठीक है। अब चूंकि म्यू टू स्क्वायर क्या है यहाँ पे जो वेरिएंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये तो वैसे ही 1 हुआ, कर्टोसिस हो गया 3, ठीक है। तो म्यू फोर यहाँ पे क्या होगा? ई एक्स वन 4। क्यों मैं इतनी आसानी से लिख पा रहा हूँ? क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, जो मैं इसे इतनी आराम से लिख पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे कर्टोसिस से रिप्लेस कर दूंगा। इसे भी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 यहाँ पे नहीं, अंदर आएगा, ठीक है। तो इसे भी कर्टोसिस से रिप्लेस कर दूंगा, तो 3 + 3। अब ये दोनों स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट करेंगे, ये यहाँ पे स्क्यूनेस की वो करेंगे। अब चूंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो स्क्यूनेस जीरो होता है, तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचता है ये वाला 6 ई एक्स वन स्क्वायर ई एक्स टू स्क्वायर। अब देखिए वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने बताया था पहले भी आपको। वेरिएंस क्या होता है? ई एक्स वन स्क्वायर माइनस ई एक्स वन हो का स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये जीरो हो जाएगा, तो वेरिएंस ऑफ x1 क्या होगा यहाँ पे? ई एक्स वन स्क्वायर,
ठीक है, वही ई एक्स वन स्क्वायर ई एक्स टू स्क्वायर हमने 6 इंटू वन यहाँ पे लगा दिया है। अब समझ में आ रहा है ना? तो 3 + 3 + 6, ये दोनों जीरो हो गए, ये बचा 6, तो 3 + 3 6 माइनस, अब ये जो होल स्क्वायर है, ये जो यहाँ पे हमने इतनी देर से होल स्क्वायर को हम कर रहे थे, इसमें ई एक्स वन और ई एक्स टू ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, बचते हैं ई एक्स वन स्क्वायर ई एक्स टू स्क्वायर, और ये दोनों वेरिएंस है जो हमने यहाँ पे निकाला वेरिएंस, इनकी क्या वैल्यू हो गई 1 + 1। अब चूंकि टोटल स्क्वायर में, तो 3 + 3 + 6 - 2 का स्क्वायर, तो 6 + 6 - 4 दैट इज 12 - 4 8, और चूंकि मैंने यहाँ पे सब ये जो 2 यहाँ पे डाला था x3 + x4 की वजह से डाला था, तो यहाँ पे 2 × 8 = 16, तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 16। तो अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझसे कोई भी प्रॉब्लम छूटी हो स्टैट्स की तो वो भी मुझे बताएं, एंड काम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।